Hello guys, this is Zoologist AK and this is part third of my video, a lecture on immunology, and this is continue to my previous video, so please do watch that. And in this video I will start from immunoglobulins. इम्यूनोग्लोबिन्स आर एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करने वाले ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और बी सेल्स इनको सिंथेसाइज करती हैं बिलियंस ऑफ फॉर्म्स में। मतलब कि जो ये इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं इनमें डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है और इनकी कैपेबिलिटी होती है और ये कंसिस्ट करते हैं डिफरेंट साइट्स जिस पे एंटीजन आके बाइंड कर जाता है। इसीलिए हम कलेक्टिवली इनको इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं। इम्यूनो इसलिए क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ग्लोबुलिन्स इसलिए क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में 20% पार्ट फॉर्म करते हैं प्रोटीन का, इम्यूनोग्लोबिन्स। तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इम्यूनोग्लोबिन्स के थ्रू फॉर्म की जाती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? वो बी सेल की सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती हैं। और प्लाज्मा सेल, जब बी सेल डिफ्रेंशिएट होती है, प्रोलिफरेट होती है, उस टाइम पे प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स फॉर्म होती है। तो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज सिक्रेट करती हैं इम्यूनोग्लोबिन्स अपनी सेल मेम्ब्रेन पे वो शो करती है, जिससे आगे एंटीजन बाइंड कर जाता है और एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का? एंटीबॉडीज में कॉमन स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है? 4 पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये क्या होती है? इसमें आइडेंटिकल 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं। इसीलिए इसको बाईवेलेंट बोला जाता है। किसको? एंटीबॉडीज को। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हेटेरोडाइमर होती हैं। हेटेरोडाइमर क्यों? क्योंकि उनमें एक लाइट चेन प्रेजेंट होती है और एक हैवी चेन प्रेजेंट होती है। ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है। तो क्या होता है? एक लाइट चेन प्रेजेंट होती है और एक हैवी चेन प्रेजेंट होती है। ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन है, ठीक है। तो जो यहाँ पे लाइट चेन है उसमें 220 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। 220 अमाइनो एसिड रेजिड्यू एंड 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स होती हैं। एक ये और एक ये आइडेंटिकल है, हैवी चेन्स है जिसमें 440 अमाइनो एसिड होते हैं। तो लाइट चेन में 220 अमाइनो एसिड, हैवी चेन में 440 अमाइनो एसिड। तो इसमें क्या होता है? जो लाइट चेन है, ये हमारी लाइट चेन है, ये हमारी हैवी चेन से कैसे बाइंड होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू। डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्म करती हैं और नॉन कोवेलेंट लिंकेज फॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से एक डाइमर फॉर्म होता है हैवी और लाइट चेन का, ठीक है। तो जितनी भी स्पीसीज होती हैं उसमें 2 मेजर क्लास होती है लाइट चेन की। लाइट चेन की क्या होती है? एक कापा और एक लैम्डा। कापा और लैम्डा जो है ये 2 लाइट चेन की क्लासेस हैं। कोई भी इंडिविजुअल किसी भी स्पीसीज का बोथ टाइप्स की लाइट चेन को प्रोड्यूस करता है। However, in any one immunoglobulin molecule, light chain are always either, अगर जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ ह्यूमन स्पीसीज का, तो मेरे अंदर कापा और लैम्डा दोनों ही प्रेजेंट होंगे। बट जब मेरा एक इम्यूनोग्लोबिन मोलिक्यूल फॉर्म होगा तो आइदर वो लाइट चेन कंसिस्ट करेगा या फिर बोथ, या तो वो कापा, दोनों ही कापा चेन होंगी या फिर दोनों ही लैम्डा चेन होंगी। ये नहीं हो सकता कि एक कापा हो और एक लैम्डा हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सभी जो एक स्पीसीज है उसमें जितने भी इंडिविजुअल होंगे वो दोनों ही चेन कंसिस्ट करते होंगे। उनके जीनोम में ऐसे जीन प्रेजेंट होंगे जो दोनों को ही इनकोड करते हैं। बट जब भी एक इम्यूनोग्लोबिन फॉर्म होगा तो उस इम्यूनोग्लोबिन में या तो दोनों चेन कापा प्रेजेंट होंगी या दोनों चेन क्या प्रेजेंट होंगी? लैम्डा, ठीक है। वाइल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइट चेन, ठीक है। तो 2 टाइप्स की होगी हमारी लाइट चेन। The immunoglobulin of virtually all species have been shown to consist of 5 different types of heavy chain. Light chain हमारी 2 टाइप्स की है, बट हैवी चेन्स कितनी टाइप्स की है? 5 टाइप्स की। क्या? अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू, ठीक है।
क्या? अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू। म्यू किसके लिए? इम्यूनोग्लोबिन एम के लिए। और यहाँ पे डेल्टा किसके लिए? इम्यूनोग्लोबिन डी के लिए। गामा किसके लिए? इम्यूनोग्लोबिन जी के लिए। अल्फा किसके लिए? इम्यूनोग्लोबिन ए के लिए। और यहाँ पे एप्सिलॉन किसके लिए? इम्यूनोग्लोबिन ई के लिए। तो बेस्ट वे यहाँ पे क्या है? म्यू है, म्यू एम तो इम्यूनोग्लोबिन एम, डेल्टा डी है तो इम्यूनोग्लोबिन डी, गामा गा तो जी है तो इम्यूनोग्लोबिन जी, अल्फा एल्फा तो इम्यूनोग्लोबिन ए, एप्सिलॉन एप्सिलॉन तो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन ई। इनको ये इनकोड करते हैं। ये 5 टाइप्स की हैवी चेन होती हैं। ठीक है, ये जो 5 क्लास है हैवी चेन्स की, अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू, इनको हम बोलते हैं आइसोटाइप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटाइप्स। और इनका फंक्शन क्या होता है? ये डिफाइन करते हैं कि कौन सी क्लास होगी एंटीबॉडीज़ की। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने की क्या है, ये जितनी भी 5 क्लासेस हैं एक स्पीसीज के हर एक इंडिविजुअल में ये एक्सप्रेस होंगी। बट जब भी वो इंडिविजुअल एक एंटीबॉडी फॉर्म करेगा तो उसमें जो हैवी चेन फॉर्म करेगा, उस हैवी चेन, दोनों ही हैवी चेन क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी। ठीक है, आइडेंटिकल ही होंगी वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन जी की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कापा 2 और गामा 2, कापा 2 और गामा 2, जिसमें 2 क्या है? आइडेंटिकल कापा लाइट चेन है, 2 आइडेंटिकल गामा हैवी चेन्स है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि एक एंटीबॉडी है और उसका स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे? लैम्डा 2 और गामा 2। तो जो लैम्डा है वो यहाँ पे 2 आइडेंटिकल लाइट चेन को शो कर रहा है, गामा यहाँ पे 2 आइडेंटिकल हैवी चेन को शो कर रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो बहुत डाइवर्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं। तो वो कैसे होती हैं? ड्यू टू अमाइनो एसिड सीक्वेंस के डिफरेंस होता है हर एक एंटीबॉडी के अमाइनो एसिड सीक्वेंस में, जिससे वो मिलके बनी होती है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है अल्फ़ा और गामा जो हैवी चेन्स हैं उनके अमाइनो एसिड सीक्वेंस में, जिसकी वजह से हैवी चेन्स की कुछ क्लासेस, सब क्लासेस बन जाती हैं। और ह्यूमंस के केस में देखें तो अल्फ़ा चेन की भी 2 क्लासेस होती हैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। और हैवी गामा चेन की देखें तो उसकी भी क्लासेस होती हैं, गामा 1, गामा 2, गामा 3 एंड गामा 4। ये सब क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। जो लाइट और हैवी चेन्स होती हैं उसमें वेरिएबल सीक्वेंस होता है। ठीक है, वेरिएबल सीक्वेंस एट देयर एंड टर्मिनल एंड्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं वी स्टैंड फॉर वेरिएबल। तो उनका जो एंड टर्मिनल है, अमाइनो जो टर्मिनल है, वहाँ पे हैवी और लाइट चेन्स में क्या होते हैं? वेरिएबल सीक्वेंस होते हैं। बट एक कॉन्स्टेंट सीक्वेंस होता है सी टर्मिनल पे। क्या है? कांस्टेंट सीक्वेंस होता है। सी डिनोट हेयर कांस्टेंट सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस होता है वो यहाँ पे CLB है और CH है। तो कांस्टेंट लाइट चेन का भी है, कांस्टेंट हैवी चेन का भी है। ये जो है ये सी टर्मिनल के टुवर्ड्स है। तो जो लाइट चेन है उसमें क्या होता है? कांस्टेंट रीजन। जो कांस्टेंट रीजन होता है लाइट चेन का, लाइट चेन में जो कांस्टेंट रीजन है ये वाला, वो क्या है? लाइट चेन का जो कांस्टेंट रीजन है वो अबाउट 110 अमाइनो एसिड लॉन्ग होता है। और जो वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का वो कितना होता है? जो वेरिएबल रीजन है वो भी सेम साइज का होता है, 110 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। जो वेरिएबल रीजन है हैवी चेन का, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, ये हमारा वेरिएबल रीजन है हैवी चेन का, यहाँ पे हमारा वेरिएबल रीजन है हैवी चेन का ये। तो ये जो वेरिएबल रीजन है हैवी चेन का एंड टर्मिनस पे, वो भी 110 अमाइनो एसिड लॉन्ग होता है। बट जो हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन है, जो हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन जो है H1, H2, H3, ये क्या है? 3 to 4 टाइम्स लॉन्गर होता है। तो ये कितना होगा? 330 या फिर 440 अमाइनो एसिड लॉन्ग होगा एज कंपेयर टू वेरिएबल हैवी चेन।
जो एन टर्मिनल एंड होता है लाइट और हैवी चेन का, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट फॉर्म करता है। जो वेरिएबल रीजन होता है हैवी और लाइट चेन का, वो एंटीजन बाइंडिंग साइट फॉर्म करता है। इसीलिए हर एक जो एंटीबॉडी होती है उस पर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, इसीलिए उसको बाइवेलेंट बोला जाता है। जो वेरिएबल चेन है, वेरिएबल हैवी सॉरी लाइट चेन की वेरिएबल और हैवी चेन की जो वेरिएबल रीजन्स हैं वो हाइपर वेरिएबल रीजन्स होते हैं। और उनमें जो हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं वो कितने 10 अमाइनो एसिड सीक्वेंस लॉन्ग ही होते हैं, और इनको बोला जाता है कंप्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। कंप्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन दैट इज CDR, कंप्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। और जो ये रिमेनिंग पार्ट है उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है फ्रेमवर्क रीजन। जो वेरिएबल रीजन का बाकी पार्ट जो बच जाता है उसको फ्रेमवर्क रीजन बोला जाता है। और जो हाइपर वेरिएबल रीजन होता है, वेरिएबल जो रीजन है उसी का, जो वेरिएबल रीजन है उसको 2 पार्ट, उसका 2 रीजन में जो है डिवीजन होता है। एक तो CDR कंप्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन, जो कि हाइपर वेरिएबल्स रीजन होता है जिसमें वेरिएशन आती है, और ये 10 अमाइनो एसिड लॉन्ग हो सकता है। दूसरा होता है फ्रेमवर्क रीजन, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। तो जो ये CDRs हैं ये इनको बोलते हैं CDR फर्स्ट, CDR सेकंड, CDR 3। और जो CDR 3 होता है ये सबसे ज़्यादा वेरिएबल रीजन होता है कंप्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन्स में। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो ये येलो कलर है वेरिएबल रीजन्स में हैवी और लाइट चेन के, वो शो कर रहा है कंप्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन, और ये एंटीजन बाइंडिंग रीजन शो कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको बाइवेलेंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट रीजन है और ये हमारा वेरिएबल रीजन है। तो ये हमारी हैवी चेन है, ये हमारी लाइट चेन है, ठीक है। 2 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन है, और ये हमारा जो स्ट्रक्चर है एंटीबॉडीज़ का। फिर आता है डिडक्शन ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। जो डिडक्शन है एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर का वो किया था पोर्टर ने एंड एडलमैन ने। उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर दिया था इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, बट दोनों के अप्रोच डिफरेंट थे। क्या था, जो पोर्टर था उन्होंने फाउंड किया कि जब प्रोटियोलाइटिक ट्रीटमेंट करते हैं हम एंटीबॉडीज़ की, तो प्रोटियोलाइटिक डिटर्मिनेंट उन एंजाइम्स के साथ जो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं। इन्होंने एंजाइम यूज़ किया था पेपिन एंजाइम यूज़ किया था, जिसकी वजह से इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। किसमें, 3 फ्रेगमेंट्स में। 3 फ्रेगमेंट्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। 3 फ्रेगमेंट्स में वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, और तीनों जो फ्रेगमेंट थे वो इक्वल साइज के थे। जी, इसमें से जो 2 फ्रेगमेंट्स थे वो बिल्कुल इक्वल साइज के थे, जिनका मोलिकुलर मास भी सेम था, उनको बोला गया FAB फैब फ्रेगमेंट। फैब मतलब फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट्स को बोला गया फैब फ्रेगमेंट, क्योंकि वो एंटीजन बाइंडिंग कैपेबिलिटी रखते थे। तो जो फैब फ्रेगमेंट है उनको कंसीडर किया गया कि वो यूनिवैलेंट हैं, ठीक है। यूनिवैलेंट का मतलब क्या था कि उनमें 1 बाइंडिंग साइट है एंड वो कि उनमें वो एक ही बाइंडिंग साइट पोजेस करते हैं, और दोनों ही एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं। और जो थर्ड सेगमेंट था वो था C, जो FC फ्रेगमेंट का यहाँ पे मतलब था फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, जिसका मोलिकुलर वेट स्लाइटली डिफरेंट था इन फैब जो फ्रेगमेंट है उनसे। ये बाइंड नहीं कर सकता था, जो FC फ्रेगमेंट था वो बाइंड नहीं कर सकता था एंटीजन से एट अबाउट द सेम टाइम। तो जो एडलमैन थे उन्होंने डिस्कवर किया दैट जब भी वो गामा ग्लोबुलिन को रिड्यूस करते हैं बाय ट्रीटमेंट विद मरकैप्टो इथेनॉल। किसके साथ, मरकैप्टो इथेनॉल के साथ। किसको, जब वो रिड्यूस करते हैं गामा ग्लोबुलिन को, तो जो मॉलिक्यूल आते हैं निकल के वो 4 चेन्स में आते हैं, जिसमें क्या होती हैं, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होती हैं जिनका मोलिकुलर मास भी सेम होता है, और 2 आइडेंटिकल चेन होती हैं जिनका मास भी सेम होता है।
तो जो लार्ज मॉलिक्यूल उसने बोले, वो उसने बोला कि वो हैवी चेन्स होती हैं। वो क्या होती हैं? हैवी चेन्स होती हैं, ठीक है। और जो स्मॉलर थी उसको उसने बोला कि वो लाइट चेन होती है, ठीक है। वो इस बेस पे जो स्ट्रक्चर है इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल का वो प्रपोज किया गया था। फिर एक और साइंटिस्ट आए, निसोनोफ। क्या आए? निसोनोफ साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या यूज़ किया? पेप्सिन का यूज़ किया। पेप्सिन का यूज़ किया। पेप्सिन क्या है? एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो डाइजेस्ट कर देता है इम्यूनोग्लोबिन्स को। इसने एक सिंगल फ्रेगमेंट को जनरेट किया, जिस जो फ्रेगमेंट जनरेट हुआ उसमें 2 फ्रेगमेंट थे फैब लाइक फ्रेगमेंट्स। जैसे हम देख सकते हैं एंटीजन बाइंडिंग जो फ्रेगमेंट थे वो दोनों ही उस फ्रेगमेंट में प्रेजेंट थे, और उसने इसको दिया नाम FAB2, क्योंकि इसमें 2 फैब फ्रेगमेंट थे। अनलाइक जो फैब फ्रेगमेंट्स हैं FA2 फ्रेगमेंट, वो प्रेसिपिटेट कर सकते थे, उनकी एबिलिटी थी प्रेसिपिटेट करने की, किसको? एंटीजन को। और जो FC फ्रेगमेंट था वो रिकवर नहीं हुआ पेप्सिन के डाइजेशन से, क्योंकि वो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में क्या कर दिया गया? पेप्सिन के थ्रू डाइजेस्ट कर लिया गया। इसके बाद ये आइडेंटिफाई हुआ कि जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन स्ट्रक्चर है उसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और एक हैवी चेन होती है, एक लाइट चेन होती है। वेरिएबल रीजन्स होते हैं हैवी और लाइट दोनों के, जो एंटीजन बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। और वेरिएबल रीजन्स में हैवी और लाइट में कुछ कंप्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन होते हैं जो हाइपर वेरिएबल रीजन्स होते हैं, और जो कांस्टेंट रीजन होते हैं उसको जो है हम यहाँ पे बोला गया है फ्रेमवर्क रीजन्स। और फिर होते हैं कांस्टेंट रीजन जो C टर्मिनल पे होते हैं। तो ये फैब रीजन आया हमारा, और ये हमारा FC रीजन आया जो कि कांस्टेंट है और जो क्रिस्टलाइबल रीजन है। इम्यूनोग्लोबिन्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन किया गया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड क्वाटरनरी ऑर्गेनाइजेशन करके। किसकी? प्रोटीन्स की, क्योंकि हमें पता है इम्यूनोग्लोबिन्स क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस जो होता है वो अकाउंट करता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन को हैवी और लाइट चेन्स के। हमें पता है हैवी और लाइट चेन के वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन को वो अकाउंट करता है। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो फॉर्म किया जाता है फोल्डिंग करके, किसके? एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड चेन को। और जब वो फोल्ड की जाती है तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। हमें पता है एंटी पैरेलल और पैरेलल बीटा शीट्स स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन के केस में क्या होती है? एंटी पैरेलल बीटा शीट्स फॉर्म होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। फिर जो चेन है फोल्ड की जाती है टर्सरी स्ट्रक्चर में, और वो क्या बनाती है? ग्लोबुलर डोमेन। क्या बनाती हैं? ग्लोबुलर डोमेन बनाती हैं, ठीक है। जो एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। और वो कैसे कनेक्ट होते हैं? एक दूसरे से डोमेन्स के थ्रू, और वो डोमेन्स बीटा प्लेटेड शीट्स के थ्रू बीच में बॉन्डिंग के थ्रू जनरेट होते हैं। फिर जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जो बाद में फंक्शनल डोमेन फॉर्म करता है एंटीबॉडीज़ का और इम्यूनोग्लोबिन्स मॉलिक्यूल का, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल बाइंड कर पाते हैं एंटीजन से, और एक बहुत सारे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को ये परफॉर्म कर पाते हैं। तो जो लाइट और हैवी चेन्स होती हैं वो किससे मिलके बनी होती है? लाइट और जो हैवी चेन्स हैं वो मिलके बनी होती है रिपीटिंग सेगमेंट से। हमें पता है जो रिपीटिंग सेगमेंट्स होते हैं वो 110 अमाइनो एसिड लॉन्ग होते हैं, और हर एक में इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। हम देख सकते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ये जो रिपीटिंग सेगमेंट है वो इंडिपेंडेंटली फोल्ड होकर कॉम्पैक्ट फंक्शनल यूनिट फॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन डोमेन। एक लाइट चेन जो है उसमें एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं लाइट चेन में एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट डोमेन है। सिमिलरली हैवी चेन में भी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट रीजन है। और जो हैवी चेन है उसमें एक कांस्टेंट नहीं है, उसमें 3 कांस्टेंट है, CH1, CH2 और CH3। तो जो हैवी चेन है उसमें 3 कांस्टेंट डोमेन है। मोस्ट हैवी चेन हैव 3 कांस्टेंट डोमेन्स, बट दूस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन M की बात करें हम और इम्यूनोग्लोबिन E एंटीबॉडीज़ की बात करें तो उनमें जो कांस्टेंट रीजन होते हैं वो 4 होते हैं, CH1, CH2, CH3, CH4। और जो वेरिएबल
जो लाइट चेन के वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन डोमेन है लाइट चेन की, वो पेयर अप करते हैं वेरिएबल हैवी चेन के साथ, और फर्स्ट जो कांस्टेंट चेन का हैवी चेन का कांस्टेंट डोमेन होता है उसके साथ, ताकि वो क्या कर सके, एंटीजन से बाइंड कर सके। जो गामा, डेल्टा, अल्फा हैवी चेन्स होती हैं उनमें एक्सटेंडेड पेप्टाइड सीक्वेंस होते हैं, किसके बीच में, CH फर्स्ट और CH2 के बीच में। कांस्टेंट रीजन हैवी फर्स्ट और जो हम हैवी सेकंड है उसके बीच में, यहाँ पे ये जो रीजन है इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सटेंडेड पेप्टाइड सीक्वेंस डोमेन्स दैट हैज़ नो होमोलॉजी विद अदर डोमेन्स। इन रीजन्स को क्या बोला जाता है, हिंज रीजन। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं हिंज रीजन, इम्यूनोग्लोबिन गामा, डेल्टा, अल्फा, मीन्स इम्यूनोग्लोबिन A, G और डी में, इनको हिंज रीजन बोलते हैं। और ये जो हिंज रीजन है ये किस में रिच होते हैं, प्रोलीन में रिच होते हैं और सिस्टीन में, प्रोलीन और सिस्टीन रेजिड्यू रिच होते हैं। एंड इज फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से ये इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन D और इम्यूनोग्लोबिन A को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, किसके बीच में, जो ये फैब आर्म होती है इसके बीच में, और जो हमारी FC आर्म होती है उसके बीच में ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो हिंज रीजन होता है वो वेरी करता है लेंथ में, 10 अमाइनो एसिड से भी मिलके बना हो सकता है ये, और 60 अमाइनो एसिड से भी मिलके बना होता है। हमारी डिफरेंट क्लासेस होती हैं इम्यूनोग्लोबिन्स की। अगर मैमल्स में देखें तो 5 क्लासेस होती हैं एंटीबॉडीज़ की, इम्यूनोग्लोबिन A, D, E, G एंड M, ठीक है। उनकी अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन, गामा एंड म्यू रिस्पेक्टिवली ऐसे होती हैं। जो नंबर है सब क्लास के इम्यूनोग्लोबिन G और A में होते हैं अल्फा 1 और अल्फा 2 होते हैं, और इम्यूनोग्लोबिन G में होती हैं हमारी 4, गामा 1, गामा 2, गामा 3 एंड गामा 4। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन G की। ये मोस्ट अबाउंडेंट इम्यूनोग्लोबिन होती है सीरम में। ये हमारी जो सीरम होता है उसका 80% पार्ट बनाती है। 4 ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन सब क्लासेस होती हैं, गामा 1, गामा 2, गामा 3 एंड गामा 4। और ये कैसे एक दूसरे से डिस्टिंग्यूश की जाती है, ये डिस्टिंग्यूश की जाती है बाय डिफरेंस इन गामा चेन सीक्वेंस, अमाइनो एसिड सीक्वेंस में चेंज होता है। और ये नंबर की जाती है जैसे जैसे डिक्रीज होता है एवरेज सीरम कंसंट्रेशन, मतलब सीरम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है IgG1 की, और इम्यूनोग्लोबिन G2 फिर आता है, फिर इम्यूनोग्लोबिन G3 आता है और इम्यूनोग्लोबिन G4 आता है। मीन्स इनका जो नंबरिंग है वो उनकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग किया गया है कि कैसी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो उसको इम्यूनोग्लोबिन G1 बोला गया है सीरम में। इम्यूनोग्लोबिन G3 सब क्लासेस को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर द इम्यूनोग्लोबिन G सब क्लास जिसका रैपिड टर्नओवर है, मतलब कि उसका टर्नओवर कितना है, हाफ लाइफ जो है उसकी है 7 डेज, और इम्यूनोग्लोबिन G जो इम्यूनोग्लोबिन G है उसकी अप्रोक्सीमेटली 23 डेज है, जो कि लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है इम्यूनोग्लोबिन आइसोटोप्स में। और जो इम्यूनोग्लोबिन, मतलब ये बोला गया है कि जितने भी इम्यूनोग्लोबिन G's होते हैं उनकी सबकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, बट इम्यूनोग्लोबिन G3 जो होता है उसकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है, क्योंकि उसका रैपिड टर्नओवर है। रैपिड टर्नओवर का मतलब है उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है एंटीजन से वो ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। तो उसका जो टर्नओवर नंबर है वो ज़्यादा है, इसी वजह से उसकी हाफ लाइफ केवल 7 डेज की होती है। बट अदरवाइज ओवरऑल देखें हम, जो इम्यूनोग्लोबिन G है उसकी हाफ लाइफ 23 डेज की होती है, जो कि लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है इम्यूनोग्लोबिन आइसोटोप्स में। केवल इम्यूनोग्लोबिन जो G2 होता है वही एक इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा के थ्रू पास कर सकता है और मदर को से जो इम्यूनिटी है वो फिटस में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हमारा जो इम्यूनोग्लोबिन जो हम G की बात कर रहे हैं ये एक मोनोमर होता है, सीरम में 85% या 80% फॉर्म करता है। मोस्ट अबाउंडेंट क्लास 4 होती हैं, G1, G2, G3, G4। क्लोज करने की कैपेबिलिटी प्लेसेंटा से किसकी होती है, इम्यूनोग्लोबिन G2 की। ऑप्सोनाइजेशन ये फॉर्म करते हैं। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है,
ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटीबॉडीज़ के थ्रू कोट कर दिए जाते हैं और वो प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि वो रिकॉग्नाइज किए जाएं और इंजेस्ट किए जाएं फेगोसाइटिक सेल्स के थ्रू। तो इसमें मेन रोल कौन प्ले करता है? इम्यूनोग्लोबिन जी। ये जो ऑप्सोनाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं इम्यूनोग्लोबिन जी की, वो बाइंड करती हैं किससे? एफसी रिसेप्टर से मैक्रोफेज के सेल सरफेस पे और न्यूट्रोफिल्स के, जिसकी वजह से ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है साइटोसिक सेल्स को कि वो कैप्चर कर ले एंटीजन को और ऑप्सोनाइजेशन शो करें। फिर आती है हमारी इम्यूनोग्लोबिन जी एम। ये पेंटामर होती है, ठीक है, और ये क्या होती है? मैच्योर जो बी सेल्स होती हैं, मैच्योर बी सेल के सरफेस पे मिलती हैं टुगेदर विद इम्यूनोग्लोबिन डी। मतलब जो मैच्योर बी सेल्स होते हैं उसमें इम्यूनोग्लोबिन डी भी शो करती है उनके सेल सरफेस पे और इम्यूनोग्लोबिन एम भी शो होती है। और ये एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल रिसेप्टर्स पे को सर्व करती है। एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल रिसेप्टर को सर्व करती है इम्यूनोग्लोबिन डी और इम्यूनोग्लोबिन एम। जो मोनोमेरिक इम्यूनोग्लोबिन एम है उसका मोलिकुलर वेट जो होता है वो होता है 1,80,000 डाल्टन, जो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज में ही एक्सप्रेस होता है बी सेल्स की। इम्यूनोग्लोबिन एम एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लाज्मा सेल्स के थ्रू पेंटामेरिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में सिक्रेट होती है। ये पेंटामेरिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्लाज्मा सेल से सिक्रेट होती है। इसकी 5 सब यूनिट होती हैं जिसमें हर एक सब यूनिट में 2 लाइट चेन होती है और 2 हैवी चेन। जैसे हम देख सकते हैं 2 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन है हर एक जो सब यूनिट है उसमें, और वो एक दूसरे से एडिशनल डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ रही होती है विद। और वो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? उनके एफसी रीजन होता है हर एक सब यूनिट का, उसमें प्रेजेंट होते हैं। और वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू वो ज्वाइन होती है जिसको बोला जाता है यहाँ पे जे चेन। ये जो है ये यहाँ पे ब्लैक रीजन, ये जो ब्लैक रीजन है यहाँ पे ये वाला, इसको बोला जाता है जे चेन। ये एक एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन है अदर देन द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जो जे चेन है वो सिंथेसाइज होती है बी सेल्स में और प्लाज्मा सेल्स में, क्योंकि वही एंटीबॉडी सिक्रेट करती है। जो हाफ लाइफ है इम्यूनोग्लोबिन एम की वो 5 डेज होती है। इम्यूनोग्लोबिन एम फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन क्लास है जो प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करती है, इसी वजह से ये बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। और फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन है जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें ये सिंथेसाइज होती है। ये जो इम्यूनोग्लोबिन एम है वो इम्यूनोग्लोबिन डी के कंपैरिजन में क्या करती है? एफिशिएंट वे में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ये क्या करती है? एक्टिवेट करती है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए क्या जरूरत होती है? 2FC रीजन की ज़रूरत होती है, और वो जो FC रीजन है वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चाहिए होती है। और जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन एम जो है वो पेंटामेरिक फॉर्म में होती है, तो इसमें FC रीजन जो है हर एक सब यूनिट के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। इस वजह से ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एफिशिएंटली क्या कर पाती है? एक्टिवेट कर पाती है। तो हमारी इम्यूनोग्लोबिन एम क्या है? 5% फॉर्म करती है, सीरम का मोनोमर होती है, पर जब ये सिक्रेट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिस्पॉन्स के टाइम पे तो पेंटामेरिक की फॉर्म में आती है। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन है फेस पे इमेच्योर और मैच्योर बी सेल्स के, तो वो इम्यूनोग्लोबिन से मिलकर बने होते हैं। और फर्स्ट एंटीबॉडी हो जाती है जो प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करती है एंटीजन के अगेंस्ट, और फिटस में न्यू बॉर्न बेबीज में भी है फर्स्ट एंटीबॉडी है जो प्रोड्यूस होती है इम्यूनोग्लोबिन एम। एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह क्यों होती है? FC रीजन की वजह से, क्योंकि ये बहुत क्रॉस प्रॉक्सिमिटी में मिलते हैं पेंटामेरिक स्टेट में, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को बहुत अच्छे से क्या करती है? एक्टिवेट करती है। फिर आती है हमारी इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन एक प्रीडोमिनेंट इम्यूनोग्लोबिन क्लास है एक्सटर्नल सिक्रेशन में, एक्सटर्नल जैसे ब्रेस्ट मिल्क में, सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस ऑफ द ब्रोंकियल, जेनाइटो यूराइनरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में ये सिक्रेट होती है। इम्यूनोग्लोबिन ए जो क्लास है इम्यूनोग्लोबिन की, मैंने बोला था कि अल्फा 1 और अल्फा 2 होते हैं, इसीलिए इसकी 2 सब क्लासेस होती हैं। इम्यूनोग्लोबिन A1 जो 93% पार्ट फॉर्म करती है इम्यूनोग्लोबिन ए का, और एक होती है इम्यूनोग्लोबिन A2 जो 7% पार्ट फॉर्म करती है इम्यूनोग्लोबिन का। तो
तो जो सीरम है उसमें इम्यूनोग्लोबिन ए की जो हाफ लाइफ होती है वो 5.5 डेज की होती है। जैसे हमने इम्यूनोग्लोबिन जी का देखा 23 डेज, इसका देखा 5 डेज, और इम्यूनोग्लोबिन ए का देखा 5.5 डेज। इम्यूनोग्लोबिन ए जो है वो प्रेजेंट होती है मोनोमेरिक फॉर्म में, सीरम में देखें तो वो मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। पर जब एक्सटर्नल सिक्रेशन होता है और हम बोले कि सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन ए जो होती है वो डायमेरिक फॉर्म में होती है। जैसे पेंटा मोनोमर की फॉर्म में होती है इम्यूनोग्लोबिन एम, बट जब वो सिक्रेट करी जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू तो वो प्लाज्मा सेल के थ्रू तो वो पेंटामर की फॉर्म होता है। सेम इम्यूनोग्लोबिन ए भी जब सिक्रेट की जाती है तो वो डाइमर की फॉर्म में होती है, और या फिर वो टेट्रामर की फॉर्म में होती है जिसमें वो जे चेन पॉलीपेप्टाइड्स के थ्रू जुड़ी होती है। सिक्रेटेड इम्यूनोग्लोबिन, इसमें भी जे चेन होती है जो कि यहाँ पे शो की गई है। और जो इम्यूनोग्लोबिन ए जो है, इम्यूनोग्लोबिन ई जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है एपिथेलियल सेल्स के थ्रू इंटेस्टाइनल लूमेन में। और ये जो प्रोसेस है कि ये एपिथेलियल सेल्स के थ्रू इंटेस्टाइन के लूमेन में जाके ये सिक्रेट हो रही है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांससाइटोसिस। क्या बोला जाता है? ट्रांससाइटोसिस। सो ट्रांससाइटोसिस की कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इम्यूनोग्लोबिन ए की होती है, और ये किसके थ्रू होती है? इम्यूनोग्लोबिन ए की जो एफसी रीजन होता है उसके थ्रू ये ये प्रोसेस होती है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन ए स्पेसिफिक जो एफसी रिसेप्टर है उसको बोला जाता है पोली इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर, जो प्रेजेंट होता है लूमेन में। ये एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन? ये इम्यूनोग्लोबिन ए जो है ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। हमें पता है जो हमारी एंटीबॉडीज होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो जो सिक्रेटेड डायमेरिक इम्यूनोग्लोबिन ए है उसमें जे चेन होती है जो बाइंड करती है किसके साथ? पोली इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर्स के साथ। और ये रिसेप्टर किस पे प्रेजेंट होंगे? म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स पे। और ये म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? ये प्रेजेंट होंगी हमारी जेनाइटोलाइनिन ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ब्रोंकियल ट्रैक्ट्स में, जहाँ पे म्यूकस सिक्रेट होगा वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगी। ये जो कॉम्प्लेक्स है जब ये बाइंड हो जाती है इम्यूनोग्लोबिन ए किससे? पोली इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर से। तो जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है तो वो एंडोसाइटोज्ड हो जाता है। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू एपिथेलियल सेल्स में वो एंडोसाइटोज्ड हो जाता है, और फिर वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेसिकल्स में, और फिर वेसिकल से वो कहाँ पे जाता है? लूमिनल सरफेस पे जाता है। लूमिनल सरफेस किसका? इंटेस्टाइन का। यहाँ पे जब वो लूमिनल सरफेस पे चली जाती है इंटेस्टाइन के, यहाँ पे जो पोली इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर है वो क्लीव कर दिया जाता है, और उसका जो ट्रांसमेम्ब्रेनल साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है वो अटैच रहता है एपिथेलियल सेल से, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है रिसेप्टर का वो कैरी करता है इम्यूनोग्लोबिन ए मॉलिक्यूल, जिसको वो इंटेस्टाइन के लूमेन में क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। जो सोल्यूबल इम्यूनोग्लोबिन ए है वो एसोसिएट होती है कंपोनेंट के साथ। उन कंपोनेंट को बोला जाता है सिक्रेटरी कंपोनेंट। अगर डेली प्रोडक्शन देखें सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन का तो वो मैक्सिमम होता है। अगर हम एक दिन का देखें तो एक दिन में सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन कौन सा रिलीज होता है? वो होता है इम्यूनोग्लोबिन ए, क्योंकि ये हमारी सलाइवा में भी प्रेजेंट है, टीयर्स में भी प्रेजेंट है, म्यूकस में भी प्रेजेंट है, मिल्क में भी प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा कौन रिलीज होगा? इम्यूनोग्लोबिन ए। ये मेजर इम्यूनोग्लोबिन है जो हमारे कोलेस्ट्रॉम में मिलता है, कोलेस्ट्रॉम ऑफ मिल्क। जो मदर हैं, नर्सिंग मदर हैं, उनके कोलेस्ट्रॉम में ये मिलता है। किस में मिलता है? कोलेस्ट्रॉम में मिलता है, जो वो मिल्क सिक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से वो अपने नियोनेट को क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन 1 है 7 to 15% होती है, सीरम ब्लड में मोनोमर होती है, बट वो सिक्रेटरी फॉर्म में डायमेरिक भी हो सकती है और टेट्रामेरिक भी हो सकती है। मोस्टली वो डायमेरिक ही होती है। प्रीडोमिनेंट होती है एंटीबॉडीज क्लास में, जो सिक्रेट की जाती है सैलिवा, टीयर्स और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू और म्यूकोसा के थ्रू। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है इन्फेक्शन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किए जाते हैं उनके अगेंस्ट, और नियोनेट में ये फर्स्ट एंटीबॉडीज है जो रिलीज होती है और उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारी इम्यूनोग्लोबिन ई। जो ग्लोबिन ई है ये मेडिएट करती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कब होती है, जब हमें एलर्जी हो जाती है, जैसे हे फीवर में, अस्थमा में, हाइव्स में, या एनाफिलाइटिक शॉक जब होता है उस टाइम पे ये रिलीज होती है। जो भी हमारा एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है उस टाइम पे ये रिलीज होती है। इम्यूनोग्लोबिन ई जो है वो बाइंड करती है एफसी रिसेप्टर से। एफसी रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्लड बेसोफिल्स में। हमें पता है बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स होती हैं। बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स क्या देती हैं? जब ये एलर्जिक रिस्पॉन्स देती हैं हिस्टामिन वगैरह को सिक्रेट करके, तो इन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, एफसी रिसेप्टर। और एफसी रिसेप्टर क्या करेंगे? जो भी इम्यूनोग्लोबिन ई है उसके एफसी रीजन को वो क्या करेंगे? बाइंड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? डी ग्रेन्युलेशन होगी। डी ग्रेन्युलेशन होगी किसकी? बेसोफिल्स की और मास्ट सेल्स की, जिसकी वजह से बहुत क्या होगा? वैरायटी ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मेडिएटर्स क्या होंगे? वो एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से एक एलर्जिक रिस्पॉन्स यहाँ पे फॉर्म होगा। तो जो इम्यूनोग्लोबिन ई है वो डी ग्रेन्युलेशन करती है, एंड और जो डी ग्रेन्युलेशन जो रिस्पॉन्स है वो एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्स होता है एंटी पैरासिटिक डिफेंस मैकेनिज्म का। तो हमारी जो इम्यूनोग्लोबिन ई होती है वो 0.02% फॉर्म करती है सीरम लेवल का, मोनोमेरिक फॉर्म में होती है, डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जैसे एलर्जी रिएक्शन, और मैनी टिश्यूज़ में ये मिलती है, जैसे स्किन में भी मिलेगी, बहुत सारे टिश्यूज़ में मिलेगी। और अब बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन डी की। इम्यूनोग्लोबिन डी जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में मिलती है, और ये इम्यूनोग्लोबिन एम के साथ, हमें पता है कि जो बी सेल्स होती हैं उनमें हमारी सबसे पहले जो एंटीजन रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो इम्यूनोग्लोबिन एम होती है। बट इम्यूनोग्लोबिन एम के साथ बी सेल सरफेस पे इम्यूनोग्लोबिन डी भी प्रेजेंट होती है। ये मेजर मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन है जो मैच्योर बी सेल्स के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है। मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन ये फंक्शन करती है एक्टिवेशन में बी सेल का एंटीजन से बाइंड करने के बाद जो एक्टिवेशन होता है वो इम्यूनोग्लोबिन डी के थ्रू किया जाता है। इसका कोई बायोलॉजिकल इफेक्टर फंक्शन नहीं होता, बट ये क्या करती हैं? एक्टिवेट करती हैं बी सेल्स को। तो हम कह सकते हैं 0.3%, वैसे ये 0.2% ही हम मान के चलते हैं कि ये सीरम लेवल में प्रेजेंट होती हैं, 0.2%। और हमारी जो इम्यूनोग्लोबिन ई है वो भी 0.2% प्रेजेंट होती है, 0.02%, बट इम्यूनोग्लोबिन डी 0.2% प्रेजेंट होती है और मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन है, मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन है ऑन द सरफेस ऑफ मैच्योर बी सेल्स, और कोई भी बायोलॉजिकल इफेक्टर फंक्शन नहीं होता। एक्शंस ऑफ एंटीबॉडी की बात करें तो ऑप्सोनाइजेशन करती हैं। ये ऑप्सोनाइजेशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो एंटीबॉडीज़ के थ्रू क्या कर दिया जाता है? कोट कर दिया जाता है, और फिर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और इंजेस्ट किया जाता है, फेगोसाइटिक सेल्स के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वायरल न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी एंटीबॉडीज़ जो कैपेबल है न्यूट्रलाइज करने में एक टॉक्सिन को, कैसे न्यूट्रलाइज करेगी? एंटीटॉक्सिन सिक्रेट करके, एंटीटॉक्सिन सिक्रेट करके। तो ये इसमें एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन जी एम ए है जो क्या करती हैं? बाइंड कर जाती हैं वायरस से एक्स्ट्रा सेलुलर फेज में और इनएक्टिवेट कर देती हैं। तो ये एंटीबॉडी मेडिएटेड जो वायरल इनएक्टिवेशन है इसको बोला जाता है वायरल न्यूट्रलाइजेशन। स्पेसिफिकली इम्यूनोग्लोबिन जी एम और ए के थ्रू किया जाता है। फिर एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं इम्यूनोग्लोबिन जी, बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन जी 1, 2 और 3, और जो इम्यूनोग्लोबिन एम है वो एक्टिवेट करती है कॉम्प्लीमेंटेशन सिस्टम को। फिर आता है इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब है इंट्रैक्शन एंटीजन का एंटीबॉडीज़ के साथ, जिसकी वजह से बहुत सारे इवेंट्स चलेंगे, जैसे प्रेसिपिटेशन होगी, एग्लूटिनेशन होगी। प्रेसिपिटेशन तब होती है जब इंटरेक्शन होता है एक सोल्यूबल एंटीबॉडीज़ का सोल्यूबल एंटीजन के साथ, तो उसको एक इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। फिर जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको एग्रीगेट करती हैं सोल्यूबल एंटीजन में, जिसको प्रेसिपिटेन बोला जाता है। फिर होता है हमारा एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, जो फंक्शन है नेचुरल किलर सेल्स का, नेचुरल किलर सेल्स का। ये डिस्ट्रॉय करती है मैलिग्नेंट सेल्स को, और जो सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इन्फेक्ट हो रखी होती हैं तो वो अपने जो टारगेट होता है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं? जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी से बाइंड होता है, तो ये रिकॉग्नाइज कर लेती हैं कि यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन एम प्रेजेंट है, तो वो उसको रिकॉग्नाइज करके अपने टारगेट को
आइडेंटिफाई करती है, वो बाइंड करती है एंटीबॉडीज से जो कोट करता है, इन्फेक्ट करता है मैलिग्नेंट सेल्स को। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है ADCC, इसको बोला जाता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। लेट्स डिस्कस अबाउट एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। क्या होते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स इम्यूनोग्लोबिन्स में? हमें पता है एंटीबॉडीज क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और वो एक पोटेंट इम्यूनोजन की तरह क्या करती हैं, फंक्शन करती हैं, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शो करती हैं। तो जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हैं और एपिटोप्स हैं, एपिटोप्स या फिर क्या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स किस पे, इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे, उनको 3 मेजर कैटेगरी में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। वह होते हैं हमारे आइसोटाइप, एलोटाइप और आइडियोटाइप। तो जो आइसोटाइप्स होते हैं ये एक एंटीबॉडी क्लास है जो कॉन्स्टेंट रीजन सीक्वेंस के थ्रू यहाँ पे क्या की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। कॉन्स्टेंट रीजन सीक्वेंस किसका, हैवी चेन का। हैवी चेन में हमें पता है कॉन्स्टेंट रीजन फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, और इम्यूनोग्लोबिन जी के केस में तो 4 भी होते हैं, ठीक है। उनके थ्रू ये डिटरमाइन की जाती है। जो 5 ह्यूमन आइसोटोप्स हैं उनको हम इम्यूनोग्लोबिन A, D, E, G, M बोलते हैं। तो उनमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफरेंस होता है। जो आइसोटॉपिक डिटर्मिनेंट हैं वो कांस्टेंट रीजन डिटर्मिनेंट है, वो कांस्टेंट रीजन को डिटरमाइन करते हैं और कांस्टेंट रीजन के थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो जो ये आइसोटोप होते हैं ये इनकोड किए जाते हैं सेपरेट कांस्टेंट रीजन जीन के थ्रू। जैसे हमें पता है कि भाई Ig G1 होगा, G2 होगा, G3 होगा और G4 होगा। तो इनको कोड करने के लिए, G1 को कोड करने के लिए सेपरेट कांस्टेंट रीजन जीन होगा, G2 को कोड करने के लिए सेपरेट कांस्टेंट रीजन जीन होगा। बट जितने भी मेंबर होंगे एक स्पीसीज के, उनमें सब में सेम कांस्टेंट रीजन जीन जो है वो प्रेजेंट होगा। बट जो डिफरेंट स्पीसीज होंगी, डिफरेंट स्पीसीज, उनमें ये जो कांस्टेंट रीजन जीन है ये डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो वो डिफरेंट आइसोटोप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो जब भी एक एंटीबॉडी एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में इंजेक्ट की जाएगी तो जो आइसोटोपिक डिटर्मिनेंट है वो एज ए फॉरेन एंटीजन रिकॉग्नाइज किए जाएंगे और एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स क्या है, जनरेट किया जाएगा इन आइसोटोपिक डिटर्मिनेंट से। सो बेसिकली आइसोटोपिक डिटर्मिनेंट क्या है, ये एक एंटीबॉडी क्लास होती है जो डिटरमाइन की जाती है किसके थ्रू, कांस्टेंट रीजन सीक्वेंस के थ्रू। और ये कांस्टेंट रीजन सीक्वेंस किस में प्रेजेंट होता है, हैवी चेन में। जैसे माउस में का एग्जांपल है आइसोटोपिक डिटर्मिनेंट का Ig G1 का और माउस का IgM। दोनों में क्या है हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो जीन है वो अलग है, ठीक है। ये फिर आते हैं हमारे एलोटॉपिक डिटर्मिनेंट। एलोटिपिक टाइप जो डिटर्मिनेंट है ये जेनेटिक डिफरेंस की वजह से आते हैं इंडिविजुअल में। ये किस पे डिपेंड होते हैं, एलिक फॉर्म में। एक जीन की कितनी एलिक फॉर्म है, ये एली इनकोड करती है माइनर अमाइनो एसिड डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं एलोटॉपिक डिटर्मिनेंट, जो किस में होता है, सम बट नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीसीज। कुछ जो स्पीसीज में होता है, कुछ मेंबर्स में होता है, एक स्पीसीज के सभी मेंबर्स में नहीं होता, जिसकी वजह से जो एलोटाइप है a heavy or light chain as a result of allotype, a heavy or light chain constitute of any immunoglobulin can be present in some member of a species and absent in other। allotype की वजह से क्या होगा, डिफरेंट एलील एक्सप्रेस होंगे, जिसकी वजह से कुछ हैवी और कुछ लाइट चेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इम्यूनोग्लोबिन के वो कुछ इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे और कुछ में नहीं होंगे। ये जो सिचुएशन है ये क्या है, इम्यूनोग्लोबिन की क्लासेस और सब क्लासेस में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एलोटाइप है वो अल्टरनेटिव एलिक फॉर्म है सेम आइसोटाइप की। तो जिन इंडिविजुअल्स में ये प्रेजेंट नहीं होंगे उनमें ये एक एंटीजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे अगर माउस का ही हम एग्जांपल लें तो माउस इम्यूनोग्लोबिन जी फर्स्ट का स्ट्रेन ए है और माउस इम्यूनोग्लोबिन जी फर्स्ट का स्ट्रेन बी है। तो क्या है तो इम्यूनोग्लोबिन जी फर्स्ट सब क्लास, बट उसका स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी क्यों फॉर्म हो रहा है, एलिक डिफरेंस की वजह से। सेम अगर हम इम्यूनोग्लोबिन G1 ह्यूमन के केस में देखें, उसमें स्ट्रेन ए और इम्यूनोग्लोबिन G1 ह्यूमन स्ट्रेन बी, तो दोनों किस वजह से आए,
वो एलिक डिफरेंस की वजह से आए और कुछ इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे ह्यूमन स्पीसीज की, कुछ में नहीं प्रेजेंट होंगे। थर्ड है हमारा आइडियोटिपिक डिटर्मिनेंट। क्या होता है, एक यूनिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है वेरिएबल डोमेन का। किसी भी एंटीबॉडी के वेरिएबल डोमेन में एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है जो एंटीजन बाइंडिंग की तरह ही फंक्शन नहीं करता बल्कि एंटीजन डिटर्मिनेंट की तरह भी फंक्शन करता है। तो जो आइडियोटाइपिक डिटर्मिनेंट है वो किसके थ्रू यहाँ पे जनरेट किए जाते हैं, हैवी और लाइट चेन के वेरिएबल रीजन की कन्फर्मेशन के थ्रू। हैवी और लाइट चेन के वेरिएबल जो रीजन होते हैं उनकी कन्फर्मेशन के थ्रू यहाँ पे ये क्या किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल में एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है किसके, वेरिएबल रीजन के, उनको बोला जाता है आइडियोटाइप। तो आइडियोटाइप सिंपली क्या होता है, एक सेट होता है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट का और आइडियोटाइप्स का, और ये आइडियोटाइप्स किसके थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं, कन्फर्मेशन के थ्रू। कन्फर्मेशन किसकी, हैवी और लाइट चेन की, और ये हैवी और लाइट चेन के वेरिएबल रीजन्स की कन्फर्मेशन के थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं। इसी वजह से जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है वो एक यूनिक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे शो किया गया है माउस इम्यूनोग्लोबिन G1 अगेंस्ट एंटीजन ए और माउस इम्यूनोग्लोबिन G1 अगेंस्ट एंटीजन बी।